आप, मैं आपके ही घर का एक सदस्य हूं। अजी मान लीजिए ना, आपका बेटा, आपका भाई या कोई भी जिसकी उम्र 18, 20 या 22 साल की है, वो आपके ही फैमिली का एक मेंबर है, और उस फैमिली का कोई भी नहीं जो आपकी नजरों के सामने धीरे धीरे बड़ा हुआ है, हर रोज बड़ा हुआ है, कभी आपके प्यार से तो कभी आपकी नफरत से। अजीब एक रहस्यमय सी परिस्थिति है, अनजान और पहचान के बीच खड़ा आप लोगों को देखकर हंस रहा है और आप लोग अचरज में पड़ गए कि क्या यह हंसी सचमुच आपके प्यार की वजह से है या फिर व्यंग कर रहा? क्या यह सचमुच समझदार है या बेवकूफों का बाप? आप लोगों के इतने दिनों और ख्यालात बिल्कुल बदले से जरा ना मुझे देखकर। ये भगवान नीलकंठ की तरह है जो समाज का विश्वास कर रहा है या तो छिन्न मस्तिका होकर अपना खून खुद भी। दरअसल आप सब लोग परेशान हैं, एक अनजाने, अनदेखे, अपरिचित डर और आतंक जो एक के बाद श्रृंखलाबद्ध होकर आपके पीछे लगातार भाग रहा है, और उसके लगातार रोने से जिस भयंकर अपराध की सृष्टि होती है उसे देखकर आप सब चित्कार कर उठते हैं, एंग्री एज, एंग्री यंग मैन। जनरेशन क्या है? मैं यहां थोड़ा खड़ा होकर आप लोगों से बात करूंगा। अगर यहाँ के बदले में हाँ उस कोने में खड़ा होकर बोलूं तो सिर्फ देखने का तरीका ही बदलता है। आपकी दोनों आंखें उस तरफ से इस तरफ मुड़ जाएगी, लेकिन आपका नजरिया नहीं बदलेगा, क्योंकि खामी सिर्फ यहाँ नहीं है, खामी वहां भी। खामी अगर वहां है तो खामी यहाँ भी। मेरे कहने का मतलब है खामी चारों ओर, और मेरे इस तरह जगह बदल लेने से आप लोगों की अपनी जगह अपनी सोच नहीं बदलती है। अच्छा, मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं हाँ वहाँ बीच में खड़ा होकर आपसे बात करूँ तो भी आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही जगह पर स्थिर रही, बिल्कुल एक स्थिर बिंदु पर फिक्स रह जाते हैं आप लोग। अगर इस वक्त मैं आपको बहुत जोर से झकझोरने की कोशिश करूँ तो आप किसी पुराने विशाल बरगद के पेड़ की तरह हिलेंगे नहीं। मतलब आप लोग हमें कुछ ऐसे बेबुनियाद नियम और उसूलों के बारे में मनवाने की कोशिश करते हैं जिन्हें आप खुद भी कभी नहीं मानते। युगों युगों से आप लोग अंधों की तरह इस उम्मीद में बैठे हैं कि हम इस प्रतिक्रियाहीन जड़ वस्तु की तरह आपके हिसाब से शिशु से किशोर और किशोर से जवान बनेंगे, लेकिन आप लोग थैंक गॉड तुम लोग यहाँ आ गए। मैं सोच रहा था पता नहीं तुम लोग आ पाओगे या नहीं आ पाओगे। कैसे नहीं सर, अपनी मुलाकात होना ऐसा कैसे हो सकता है? संतोष, कैसे कल के सारे अरेंजमेंट ठीक ठाक हो गए हैं जी भाई? कौन किस बूथ में रहेगा सब समझा दिया था ना? ये सर सारे काम तो शाम को ही पूरा कर लिया। हाँ मेरे पास उनकी लिस्ट है। अच्छा दिखाओ जरा। और इनके अलावा जो लोग वोटरों के घर घर जाकर उनके प्रॉब्लम्स की जानकारी हासिल करेंगे, वैसे रिलेटिव से फाइनल कर दिया गया। ये उनका लिस्ट है। और सबको लंच का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है जी। नहीं इतनी सुबह सुबह बच्चे निकलेंगे घर से खा के आएंगे। वो सारे काम दोपहर में ही निपटा लिया। संतोष याद रखना, ये तुम्हारी बहुत इम्पोर्टेंट ड्यूटी। अपने लड़कों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों इलेक्शन में इन लड़कों ने बहुत गजब का काम किया। शर्मिंदा करते हैं सर, अपनी कॉलोनी को पर इतना क्यों नहीं कर सकते क्या? कौन सी बड़ी बात है? मतलब है भाई, तुम लोगों को धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। देखो हार और जीत को भगवान ही जानते हैं, लेकिन इस इलेक्शन में तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है उसे मैं याद रखूंगा। आई रिमेंबर। हाँ मेरे सवाल बोलो, लेकिन इस वक्त बोलना ऑलरेडी भाई देखो, मैंने पहले भी कई बार कहा है और अब भी कह रहा हूँ कि मेरे साथ इतनी फॉर्मेलिटी मत किया। जो कुछ भी पूछना है तुम खुल के पूछ सकते। हाँ हम लोग के एग्जाम का अच्छा एग्जाम, कल का इलेक्शन खत्म होने को मैं देखता हूँ क्या करता। ऐसा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं तो है ना। भाई जब
जो लोग इलेक्शन में मेरे लिए काम कर रहे हैं उनमें 10-15 बस इतने ही। फिर तुम लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं तो हुई ना तुम्हें कुछ भी लिख देना भाई। ऐसे एकदम ब्लैक पेपर भी लिख के आओगे तो हो सकता है, लेकिन कुछ लिख के आओगे तो मेरा काम है। कुछ भी लिख देना ना, पास करवाने की जरूरत नहीं। टेंशन तो है क्योंकि इलेक्शन के कारण पढ़ाई के लिए जरा टाइम नहीं मिलता है। आरुणि, एकलव्य और अभिमन्यु, देखो मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूँ कि तुम जैसे छात्र और नौजवान लोग आज के युग के प्रतीक। युगों पहले दधीचनाथ के महर्षि ने अपनी हड्डियां दान की थी, जिन हड्डियों से बने वज्र से वृत्तासुर नाम के एक राक्षस का विनाश हुआ। ठीक उसी तरह आज के इस समय में तुम्हारे जैसे छात्र लोगों ने, नौजवानों ने लगा दी है अपनी सारी ऊर्जा, लगा दिया है अपना भविष्य। क्यों? समाज में फैली सभी तरह के राक्षसी ताकतों के विनाश। हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं ऐसे आने वाले सुनहरे और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए, जिसे हम छोड़ जाएंगे अपने आने वाली पीढ़ी को। और इतनी बड़ी लड़ाई में मेरे अकेले की कोई ताकत नहीं। तुम लोग इस तरह निस्वार्थ भाव से मेरे लिए, हमें देश के लिए काम नहीं करते तो अपने जीत के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकते। अरे बातों बातों में भूल ही गया, लेक्चरर हूँ, आदत नहीं गई। तुम लोगों ने खाना वाना खाया कि नहीं? कमाल करते हो, अभी तक खाना नहीं खाया। बताना चाहिए था। ओहो, अरे ठीक कैसे है, अभी पूरी रात बहुत बातें कर रही है। अरे रखो और खाना खा के जल्दी रखो, तुम लोग जरूरी बातें करेंगे। और सुनो, हाँ सर, तुम लोग घर पे बोल के आए ना? सर मैं अकेले ही रहता हूँ, मैं भी बोल कर आया। जल्दी करो। और सुनो आनंद जी सर, तुम्हें तो फीवर था ना पहले से बेहतर। हाँ, लेकिन देखिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, और जल्दी लौटो तो जरूरी बातें हैं। हाँ जल्दी सर। जब आप इस तरह की बातें करते हैं मैं काफी प्राउड फील करता हूँ। संतोष, इन लड़कों को समय समय पर थोड़ा थोड़ा इंस्पायर करते रहने की जरूरत है। तो मेरी सर, उन लोगों के वापस आने से पहले हम लोग कुछ जरूरी बातें करते हैं। जी सर। हाँ प्लीज। सबसे पहले तो हाँ, पहले नंबर पे तुम डॉक्टर झा के नर्सिंग होम गए थे? ये सर उन्हीं के नर्सिंग होम से लौट कर क्या कहा? क्यों? तब जाके राजी हुए। पहले तो मामला सुनते उन्होंने कहा लो ये रिस्की काम है, अगर किसी को पता चल गया ना तो फंस जाऊंगा। कई तरह तरह की बातें करने लगे। बाद में जब मैंने पैसों की बात बताई ना तब जाकर बात किया। अरे इसमें रिस्क की क्या बात है? किसी लड़के को थोड़ी बहुत चोट वोट लग जाएगी तो उसकी ट्रीटमेंट किसी और नाम पे कर देंगे, इसमें कौन सा रिस्क की बात है? हमारे देश में ना ऐसा कोई काम नहीं जो पैसे देने पर ना हो। अब जाके तुमने जड़ को पकड़ा है। खैर, एडवोकेट अरुण चटर्जी का क्या ख्याल है? उन्होंने सारी बातें सुनकर कहा कि ये तो बहुत आसान काम है, वैसे खर्च कर तो बहुत सारी व्यवस्था कर देंगे। गुड, वेरी गुड। अगर आप बिना न माने तो एक बार पूछो ना। मुझे ना ये सारे काम कुछ अजीब से लग रहे हैं। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आपने इस तरह के इंतजाम क्यों किए और मुझे उन लोगों के पास संतोष, तुमने कभी सर्कस में शेर देखा? हाँ, शेर। सर्कस में शेर को जब पिंजरे से बाहर निकालकर गैलरी में खड़ा किया जाता है तो गैलरी में बैठे हजारों हजार दर्शकों की डरी हुई निगाहें शेर की तरफ। लेकिन शेर को दर्शकों की निगाहों की कोई फिक्र नहीं होती क्योंकि उसका सारा अपने पीछे खड़े रिंग मास्टर के हाथ में पकड़े हुए चाबुक पे होती है, जो उसकी एक गलती पे उसकी पीठ पे सटाक से बैठ सकती। हम सभी लोग किसी न किसी का निर्देश मानकर चल रहे हैं संतोष। जैसे तुम मेरा, मैं किसी और का, वो भी हो सकता है किसी और। कहीं एक
भी अगर गलत हो गया ना तो उसी वक्त भी सही का दृश्य काला हाथ आकर हमारा गला दबा सकता। लेकिन सर इन सारी बातों का इलेक्शन से क्या संबंध है, संबंध है भाई। कल का इलेक्शन हमें जीतना ही होगा हर हाल। मैं तो और ज़्यादा कंफ्यूज मुझे कुछ भी समझ नहीं अरे इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर में सारी बातें आप तैयार हो जाएंगी। अच्छा ये बताओ, न्यूज़ पेपर के ऑफिस में जी सर। न्यूज़ एडिटर मिस्टर सुजीत को पैसे पहुँचा जी फ्रंट पेज पे जगह खाली रखने को बोल दिया। ये सर। तो अखबार में फ्रंट पेज पे जगह कितनी रात तक खाली रख सकते हैं? 3 साढ़े 3 बजे तक मिल सकते हैं। 3 साढ़े 3। कौन कौन है? नहीं सीक्रेट बात तो नहीं मंदिर, लेकिन इतनी रात में इलेक्शन ऑफिस में क्यों? देखो ना रंजन अभी तक घर नहीं लौटा। अरे हाँ देखो तो सही, मैं तुम्हें बता रहा हूँ रंजन को मैंने गगनपुर भेजा है मामा जी, सुबह तक वापस। अचानक उसे वहाँ मामा जी की तबीयत खराब थी, अब इलेक्शन के काम में इतना बिजी रहा तो तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन दोपहर में तो मेरी मुन्नी से बात हुई, उसने तो मामा जी के बारे में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। ओ मंदिरा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? शायद, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिरा देखो कल वोटिंग है, मैं बहुत बिजी। तुम्हारे इस तरह के किसी भी सवाल को क्लैरिफाई करना मेरे लिए आपको कॉलेज में, अगर रंजन मेरा छोटा भाई है, उसे कहीं भेजने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ी। वो सब आपका छोटा भाई है, मेरा कुछ नहीं लगता। पाल पोसकर बच्चे की तरह बड़ा किया है मैंने। मंदिरा, तुम ना बातों को समझे बगैर जरूरत से ज्यादा इमोशनल नहीं हो जाए। मैं इमोशनल नहीं हो रही, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कोई ना कोई बात है। और वैसे भी मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि रंजन का दूसरी पार्टी के लोगों के साथ में मिलना जुलना आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तुम्हारी ये बात सही है कि रंजन का दूसरी पार्टी के लोगों से मिलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सिर्फ इसी बात के लिए उसे यहाँ से नहीं भेजा है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि वो बात नहीं है, और दूसरी तरफ जब आप देखते हैं कि आपके अपने ही घर में आपकी पत्नी, आपका भाई आपकी तरह नहीं सोचता है, आपकी पार्टी के आदर्शों को अंधों की तरह नहीं मानता है, तो बस आपका मुखौटा उतर जाए। मेरे ख्याल से मेरे बदले मंदिरा तुम्हें स्टेज पे चढ़ा दिया जाए तो मुझसे भी अच्छा भाषण देगा नहीं। मजाक छोड़िए, रंजन को कहाँ भेजा है अभी तक आपने बताया नहीं। रंजन ओहो संतोष, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आओ, मुझे तुम्हारे भाभी से कुछ बात करनी है। संतोष प्लीज डोंट वरी, आप जस्ट 5 मिनट्स। नहीं कोई बात नहीं सर, मैं बाहर से जाने लगा है। थैंक यू। मंदिर इधर यहाँ पे मेरा बिलीव करो, भरोसा रखो कि रंजन को सब कुछ मैंने गगनपुर ही जाने के लिए कहा और वो कल सुबह तक वापस भी आ जाए। लेकिन क्यों? सिर्फ आज रात भर के लिए उसे आपने यहाँ से क्यों भेजा है? समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? जरूर कोई ना कोई ऐसा कारण होगा, हो सकता है कोई खतरनाक कारण हो। क्या सबसे नाटक किए जा रहे हैं? कौन सा ऐसा खतरनाक कारण है, क्या मैं जान सकती हूँ? कारण जानना चाहती तो सुनो, आज रात यहाँ गड़बड़ी हो सकती है। कैसी गड़बड़ी? बहुत किस्म की हो सकती है, मारपीट हो सकती है, दंगा फसाद हो सकता है, खून खराब हो सकता है, कुछ भी। कहाँ? देखो वही सवाल था, यहाँ इलेक्शन ऑफिस में हो सकता है, इलेक्शन बूथ के बाहर हो सकता है, अपने घर के रास्ते में कहीं भी, लेकिन इस तरह से देखो इतनी रात गए मेरे लिए। देखो ये टाइम मुझे याद है, मैं मुझे किसी से मिलने जाता हूँ, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, लेकिन घर से एक बार मुझे वापस आना पड़ेगा। रास्ते में फिर वापस मैं डिस्कशन के लिए घर में रोकना प्लीज आओ। लेकिन ऐसे माहौल में आपने रंजन को कहाँ भेजा? रंजन के बारे में कितनी अच्छा, और चलो
आपको तो सच में खाना तो बगैर पूरी में जाता नहीं। अपना काम भी हो जाएगा, सर को भी पता नहीं चलेगा। अच्छा आइडिया है तो अच्छा आइडिया को अच्छा आइडिया नहीं रखो, पॉकेट में डाल दिया। ठीक है यार। क्या खूब लगती हो बड़ी नहीं चाहिए अच्छा, तुम लोग इतने बातों में विश्वास रखते हो? किन बातों पर मैं जान? मतलब इनमें जो बातें लिखी हुई हैं, जीतने के बाद सब कुछ पूरा करेंगे। भाई बताना इसको। करेंगे, हमें करेंगे बाबा जी का बिल्कुल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि तुम इनके पार्टी का आदर्शों को नहीं मानते। अरे खाने में कुछ मिला हुआ क्या? कुछ नहीं मिला तो तुमसे कुछ बोले जा रहा है। ये आदर्श वादर्श अपने भेजे में नहीं घुसते भाई। यार फिर तुम लोग यहाँ आते ही क्यों? जब विश्वास ही नहीं इनको बातों पर, तो दिन रात क्यों पड़े रहते हो? कौन सी किस्म की नहीं बात आ रही है? मतलब अब हमारे कुछ मतलब विश्वास है, विश्वास समझ आएगा। आज से कुछ सोच समझ कर दिया गया। डंडा नहीं भाई, इसे भक्ति और एक्साइटमेंट है। अच्छा एक बात बता, ओए ईमानदारी से बताएगा, ठीक है? ये क्या बोलते हैं? गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, या दुर्गा पूजा, ये क्या भक्ति के भाव से करते हैं? या इंडिया पाकिस्तान की मैच में हार जीत से हमारी छाती पर तो बात करता है साला। हाँ साले विश्वास और विश्वास। अबे हमारे विश्वास और विश्वास से किसी ने क्या करा? लेकिन हमें तो कुछ ना कुछ लेकर जीना है ना। किसी एक चीज को अपना सहारा मानना ही होता है। सहारा नहीं मानो ना, लाइफ में एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है यार। अच्छा तुझे परसों की बात याद है कि नहीं? कौन सी बात? अबे भाई तमन्ना और विजय के बात में बहस करते करते लड़ पड़े थे। अब तू बता तमन्ना मेरे को क्यों लगे? तू मेरी जान है। जानदार को क्या ख्याल है? क्या हुआ? शर्म आ रही है? घृणा महसूस कर रहे हैं आप लोग? या फिर 20-22 साल के नौजवानों की कैपेसिटी का ऐसा दुरुपयोग होता देख शॉक हो रहे हैं आप। न्यू जनरेशन के इस घटिया एटीट्यूड को देखकर सिहरन से हो गया आप लोग। काफी अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये सारे अच्छे अच्छे शब्द आप ही लोग कहते आ रहे। हम लोगों ने तो बस सुन सुनकर याद रखा।
लेकिन नंगी औरत की पोस्टरों पर फॉर एडल्ट्स ओनली लिखे लटकाकर देखते रहने में आप लोगों को शर्म है। कपड़ों में फैशन के नाम पे शालीनता की सीमा को लांघ कर नंगेपन की चरम सीमा छूने की कोशिश करते हुए आप लोगों की नैतिक शुद्धता फिर भी आप हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम भी आपके हिसाब के खाते को दुरुस्त करते हुए शिशु से किशोर और किशोर से जवान हैं। वाह, बहुत बढ़िया। अरे अब क्या शुरू करते हैं तुम लोग? कोई आकर देखे तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा बे? क्या सोचेगा? सोचेगा ये वरना सबके समाज की गंदे कीड़े मकोड़े और नहीं करूँगी हमें साले महाभारत के निशान वैसे भी किताब चल वैसे कितने नहीं मिलता। जब लाक्षागृह में जल के मरने की बारी आती है तब पहुंच जाते हैं 5-5 निशान लाक्षागृह में जल के मरने के लिए। अरे बात पांडव उन्होंने क्या किया? बिल्कुल खतरे से बाहर बॉडी पर परफ्यूम लगाए, उन तीनों के हाथ बाहर डाले निकल लिए एकदम ठीक, लेकिन उतने तो महाभारत में क्यों जाता है? अरे अपने मोहल्ले के शरीफ लोगों को देखना, जब हमारे जगह दिखती है क्या मीठी मीठी बातें करते हैं, आइए बैठिए खाइए क्या खातिरदारी, लेकिन जैसे ही जरूरत खत्म होती है देख ला जा साले कचड़ी के डब्बे में दूर से ऐसे देखते हैं जैसे कोविड के मरीज को देख लिया। तो क्या हम लोग की जिंदगी ऐसे ही है? हर दिन हर आदमी की नफरत, साल में 3-4 पूजा, बीच-बीच में इलेक्शन और शराब। यार ये से निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या? अबे तू इस तरह के बीच में प्रोफेसर से बात करता है तो तेरा धोखा देखने में बड़ा अजीब लगता है नहीं? गया क्यों बात है? हम लोग तो ठीक है ना? हाँ यार, बड़े ऐशवाराम जिंदगी कटेगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई गम नहीं। महाभारत में अनेकों बार राजसूय यज्ञ की अपनी मंजूरी को और हर बार उसे छांट दिए जाएंगे हम लोग, और जब जब बारी आएगी लाक्षागृह में जल के मरने की तब बुला लिया जाएगा हमें। बुला सारे इंसानों को, क्योंकि जब तक तो हमें मरना ना, ये अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? ये बेकार की बात है। आगे ठीक है, खाना खा लिया ना? सक्सेना सब लौटे नहीं अभी तक? नहीं तो नहीं गए हैं क्या? नहीं, भाभी जी आई थी, मतलब सर की भाई थी, सर उन्हीं को पहुंचाने गए, मैं मोड़ पर चला गया था चाय पीने, और क्योंकि अभी तक तो उन्हें आ गया चाहिए था, और भी कोई आया था सर? कोई और क्या है? नहीं, शायद कोई आया और इसलिए पूछ लिया। अभी मैं देख, हाँ सर, जरा बगल वाले कमरे में जाना ना, टेबल के नीचे एक बोतल और 4 गिलास होते हैं, लेके आए। जी सर। सर वो अंदर के कमरे में बम कारतूस और पिस्तौल क्यों रखे हुए हैं? सर्वे शायद किसी गड़बड़ी की आशंका से रखवाया होगा, यानी तो इन चीजों से हमें क्या लेना है? चलेगा? अरे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर कुछ नहीं बोलेंगे, ये सब गेस्ट के लिए आया ना, अगर लोग चलता हो तो ले लो, वैसे भी बर्बाद नहीं हो जाएगा। क्या हुआ, एक बार क्या तुम लोग भी नहीं? अरे भाई थोड़ी सी पीने में कोई आते नहीं है, वैसे रोज तो पीते ही हो ना? नहीं सर, लेकिन सर आ गए तो उनके आ जाने से कुछ नहीं होगा, तुम लोग मुझे नहीं जानते हो, मोस्ट प्रोग्रेसिव माइंड के आदमी है और इसमें कुछ बुरा फील नहीं करेगा, और इसमें शर्माने की कौन सी बात है? बच्चे तो नहीं एजाज हो चुके हो, और अब तो ये हर शादी विवाह पर्व त्योहार और पार्टी में चलता है। और भी ले सकते
अरे सर अरे आ जाओ। अरे अभिमन्यु आराम से। संतोष भाई साहब, आपके भैया कहाँ हैं? सर तो आपको ही पूछा नहीं देते, उसके बाद से लौटे नहीं। नहीं लौटे। मैंने गजब को फोन किया था, रंजन वहाँ नहीं पहुँचा है। क्यों? सर ने तो उसे मेरे सामने पैसे दिए थे, उस वक्त शाम के 4 साढ़े 4 बजे रहे थे, उसी वक्त जाना था। पता नहीं कहाँ चला गया। एकदम पागल लड़का है वो, किसी की भी बात नहीं सुनता है। कहाँ ढूंढूं इस वक्त में? आलोनी एकलव्य अभिमन्यु, तुम लोग जानते हो उसके बारे में रंजन हमें कहाँ जा सकता हो? लो साले पांडवों के बारे में हम निषाद क्या जाने गुरु पत्नी। तुम लोगों ने शराब पी है? वो भी इलेक्शन ऑफिस में बैठकर? हाँ, बताओ बताओ कहाँ से मिला? प्लीज, ये लोग शराब नहीं पीते हैं। मेरे कहने का मतलब इलेक्शन ऑफिस में कई तरह के लोगों का आना जाना लगा रहता है ना। अब सबका स्वागत तो चाहे से नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका व्यवस्था करना पड़ता। आदमी को तो नहीं थे, इन लोगों ने बस थोड़ा सा टेस्ट किया। टेस्ट? क्या इसे का नाम इलेक्शन है? मेरा तो मर जाने को जी चाहता है। शिट! अरे एकलव्य अभिमन्यु, ओह थैंक गॉड तुम लोग सब यही हो। सुनो, यहाँ एक भयंकर हादसा होने वाला है। अभी हमारे इलेक्शन ऑफिस पर थोड़ी देर में अटैक होगा। हाँ, लेकिन सर ये खबर आपको कैसे? रमेश, अरे वही रमेश जो मेरा स्टूडेंट था और अभी पांडे की पार्टी के लिए काम कर रहा है। मैं तुम्हारी भाभी को छोड़कर वापस लौट रहा था तो रास्ते में मिला और उसने बताया कि उसके पार्टी के ऑफिस पर किसी ने बम फेंका है और उन लोगों का ख्याल है कि ये काम हमारी पार्टी के किसी लड़के ने किया, इसलिए लोग बदला लेना चाहते हैं। रमेश तो मुझे आने ही नहीं दे रहा था यार, बहुत समझाना पड़ा। इतना खतरा है, अपने लड़कों को जीते जी मौत के मुंह में नहीं छोड़ सकता मैं, बहुत खतरा है, हैं? मेरे लिए जीती जी ये कतई से। तुम फिर क्यों आ गई यहाँ? देखिए ना, रंजन अभी तक घर नहीं पहुंचा है और ना ही उसका फोन लग रहा है और ना ही वो जबलपुर गया है। जबलपुर नहीं गया तो फिर कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया। और ठीक है, मैं देखता हूँ शायद किसी दोस्त के यहाँ रुक गया होगा, लेकिन तुम यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकोगी, घर वापस। अजीब बिहेव कर रहे हैं आप लोग। क्या रह सकते तो मैं क्यों नहीं रह सकती? ओ मंदिरा, यहाँ भयंकर हादसा हो सकता है। होने दीजिए, अगर आप लोग यहाँ रहेंगे तो मैं भी यहीं रहूंगा। अरुणी, एकलव्य अभिमन्यु, तुम लोग चुपचाप खड़े क्यों? क्या हम लोग पार्टी के गुंडों के डर से कायरों की तरह अपने ऑफिस को तमाम आदेशों को ताक पर रखकर ऑफिस छोड़ के भाग जाएंगे? कभी नहीं सर, जिंदाबाद। सुनो, अपने पार्टी के कुछ लड़कों को इकट्ठा कर सकते हो? रमेश की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग रेडी होकर यहाँ तक पहुँचने में कम से कम आधे घंटे तो लगेगा। इस बीच अपने पार्टी के जितने कैडर मिले सबको चौराहे पे इकट्ठा करो। चौराहे की तरफ ही रोक देना है, यहाँ इलेक्शन ऑफिस तक हरगिज़ नहीं आने देना। याद रखना, ये हम लोगों के आदर्श का नहीं बल्कि हमारी पार्टी और हमारे ऑफिस की इज्जत का भी सवाल है। आप बिल्कुल मत घबराइए सर, हम लोगों के हुक्म में वो लोग ऑफिस तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकते। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। मुझे बहुत डर लग रहा है। सर, एक बार पुलिस को फोन। हाँ,
खराब, एक भी काम पूरा नहीं करता। हेलो, हाँ जरा एडिटर साहब को दीजिए। एडिटर साहब, हाँ प्रोफेसर शंकर सक्सेना, फ्रंट पेज पे जगह खाली है ना? हमें भी और ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ी देर और। क्या फोटोग्राफ? हाँ ठीक है, फोटोग्राफ कहाँ से आएगा? पहले से कैसे पता चलेगा कि कौन? अरे भाई पैसा मिल जाएगा। हाँ बाकी के भी मिल जाएंगे, बिल्कुल वोटिंग से पहले। और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके बाद यहाँ होगा एक ऐसा हादसा जिसे देखकर सुनकर तुम सारे के सारे लोग सेहत। क्या मतलब? क्या नाप शनाप बक रहे आप? अनाप शनाप नहीं मंदिरा, अनाप शनाप नहीं। मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ इसके अलावा मेरे पास इलेक्शन जीतने का कोई दूसरा रास्ता नहीं समझ रहा। तुम लोग नहीं जानते कि हम सभी लोग, भारत के सभी लोग एक ऐसे अद्भुत राजनीतिक सभ्यता की चेन से बंधे हुए हैं जिस चेन के आखिरी हिस्से में बैठा एक अदृश्य जादूगर हमें अपने इशारों से बचा रहा है, जिसे हम भी नहीं पहचानते। लेकिन सर ये सारी बात का इलेक्शन से क्या संबंध है? संतोष, संबंध है। कल का इलेक्शन मुझे जीतना ही होगा, किसी भी हालत, फेयर और अनफेयर। मान सम्मान प्रभाव सब मेरे हाथ से बैठी। ये सारी बातें तो हमेशा से सुनती आ रही हैं। आज इसे फिर से दोहराने का क्या मतलब है आपका? बताता हूँ, क्योंकि आज दोपहर यहाँ मैंने सत्यम सिंह को बुलाया। सत्यम सिंह? मतलब वो क्रिमिनल? हाँ। अरे उसका आपका इलेक्शन से क्या संबंध है? संबंध? तुम अभी भी बहुत भोली हो, नहीं करते? अरे भाई आजकल का इलेक्शन बगैर गुंडों और क्रिमिनल के जीतते हुए किसी को देखा? जिसके पास जितने ज्यादा गुंडे उसके इलेक्शन जीतने के चांसेस उतने ज्यादा, और जिसके पास जितने ज्यादा पैसे उसके पास उतने ज्यादा गुंडे। मैंने उसको पैसे दिए, हाँ जितना मांगा था उतना क्या है, वही पैसों पे बैठे सत्यम और उसके साथ ही अभी थोड़ी देर में हमारे इलेक्शन ऑफिस में बैठा है। घबराओ मत, अंदर तक नहीं आएंगे, बाहर ही गोली चलाएंगे, बम फोड़ेंगे और बाहर से मार्केट में अटक करके वापस सबसे हम क्या फायदा? अभी नहीं संतोष भाई, इलेक्शन कमीशन की सख्ती की वजह से कल सुबह कॉलिंग कैंपेनिंग तो नहीं कर पाऊंगा, तो कल सुबह के अखबार में फ्रंट पेज में बोल्ड हेडिंग में छपेगा, विधानसभा प्रत्याशी प्रोफेसर शंकर सक्सेना के इलेक्शन ऑफिस पर विरोधी पार्टी का प्रशासित होगा। इसका मतलब है कि कल सुबह सुबह लोगों के एक हाथ में चाय की प्याली होगी और दूसरे हाथों से अखबार खोलते ही उनकी नजर में पड़ेगा मेरा ट्रम्प कार्ड। और अगर आपके इस खेल में किसी की जान चली जाए तो? जाने दो, जाने दो। अरे भाई मरने के बाद तो मेरी जीत को और भी पक्की कर दी। नहीं समझा? क्या समझा? जरा सोचो, सोचो मत, जरा कल्पना।
कल्पना करो कि कल सुबह सुबह रोटी से ठीक पहले खून से लथपथ एक लाश को लेकर एक विशाल मौन जुलूस चली जाए और जुलूस के आगे आगे नंगे पांव, बिखरे हाथ और उदास सा चेहरा लिए चल रहा हूँ मैं। मेरे उदास चेहरे और खून से लथपथ उस लाश को देखकर क्या कोई भी आदमी किसी दूसरी पार्टी को वोट दे सके? तुम दे सकोगे? बोलो ना, तुम्हारा विवेक क्या कहेगा? दे सकोगे किसी को? ये कैसा भयानक खेल खेल रहे हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं उन लोगों का सब कुछ सच बता दूंगी। कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल। अरे बोलो बाहर, प्लीज। अभिमन्यु, रुक जाओ अभिमन्यु। ये सब एक साजिश है अभिमन्यु, तुम लोग की साजिश में मत शामिल हो। रुक जाओ अभिमन्यु, तुम लोग मत जाओ अभिमन्यु। सब साजिश है, बस थोड़ी सी आग लगाने की देरी है, पूरा लक्ष्य जल के राख हो जाएगा। और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं माता कुत्ती, हम निशान आ गए ना, हट जाइए। ये हमारी पार्टी के आदर्श का चलो ये लोग नहीं जानते ये कहाँ जा रहे हैं। इन्हें सिर्फ इतना पता है कि इन्हें जाना होगा, क्योंकि इन्हें जीने के लिए हर दिन एक्साइटमेंट चाहिए, हर दिन। और इसका एक्साइटमेंट का मसाला पेश करते हैं आप लोग। आपकी नजरों के सामने इस तरह की घटनाएं होती रहती है, लेकिन गलती से भी विरोध नहीं करता। किसी बड़े घर की बेटी मर जाए तो कब तक व्हाट्सएप और फेसबुक पे रेस्ट इन पीस लिखकर शोक मनाएगा? आपके पड़ोसी का मर्डर हो जाए तो कब तक दरवाजे और खिड़कियां खोलने से डरते रहेंगे आप लोग? या फिर सब कुछ ऐसा ही चलता है? और आप हम नौजवानों से ये उम्मीद करेंगे कि हम भी अपने हिसाब के खाते को दुरुस्त करते हुए शिशु से किशोर और किशोर से जवान हो। वाह, बहुत को रोक लीजिए इन्हें, मत कीजिए अपना ये खूनी खेल। आपका ये खेल उन लड़कों के तमाम उम्मीदों को नाउम्मीदी में बदल देगा। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, इससे शर्म उन्हें नहीं, हमें आनी चाहिए। हमसे कभी नहीं, पर जीने का मौका तो दीजिए। बंद तो करेंगे ही मंडा। वो बंद इसलिए करेंगे कि उन नौजवानों के सामने मैंने एक सम्मान और एक आदर्श का प्रश्न किया, और इस सम्मान और आदर्श के लिए उन बच्चों में से किसी की जान चली गई ना, तो पृथ्वी के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारतवर्ष के लोग उन्हें गर्व से शहीद कर सम्मान। चुप हो जाइए, पर इससे ज्यादा और सुन सकती हो चुप। मंदिरा, आप इधर आए प्लीज। इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कम ऑन, सिट डाउन। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं ना भाई। देखिए, अगर किसी लड़के को इस घटना में थोड़ी चोट वोट लग गई तो डॉक्टर झा के नर्सिंग होम में फ्री ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और अगर कोई पुलिस केस में होता है तो एडवोकेट अरुण चटर्जी देख लेंगे। तो बताइए, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? अब तक आपने जो कुछ भी कहा, आपने सारी आज्ञा का पालन किया मैंने, लेकिन ये सब मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि आप मुझे अब यहाँ से जाने की आज्ञा देंगे सर। मन पर और बोझ नहीं ले सकता मैं। दोष, अगर तुम नाराज होकर जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन बाद में मेरे ऊपर कोई झूठा इल्जाम मत लगाना। क्या तुम नहीं जानते कि हम सभी भारतवासी एक ऐसे अद्भुत राजनीतिक सभ्यता की बलि वेदी पर अपनी गर्दन चढ़ाए, जिसमें कब, कहाँ, किसके ऊपर तलवार का आघात पड़ेगा ये मैं
हम लोग जीत गए सर। जरूर जीतोगे, जरूर जीतोगे। मैं जानता था जो ताकत जो ऊर्जा तुम्हारे अंदर छुपी हुई थी उसका नाटक बाकी लोग अंदर क्यों नहीं आते? तुम तो कह रहे थे आ चलो। अभिमन्यु तुम क्या कर रहे हो? पकड़ो। चलो चलो आराम से। आराम से। समूची लोकतांत्रिक पृथ्वी के लोग इस खबर से सहम जाए। पूरी दुनिया को इसी वक्त खबर पहुंचना चाहिए। हेलो, हाँ एडिटर साहब, फ्रंट पेज पे जगह खाली है ना? हाँ लिखिए। लगभग 200 सशस्त्र गुंडों ने मेरे इलेक्शन ऑफिस पर अटैक किया। मैं और मेरी पत्नी भी यही थी। नहीं, हम लोग तो किसी तरह बच गए हैं, लेकिन मेरी पार्टी का सबसे प्रिय कार्यकर्ता, सबसे कर्तव्यनिष्ठ कैडर। नाम, एक मिनट, उपलब्ध। आर्मी का पूरा नाम क्या था? इस तरह चुपचाप बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। एक उपाय ढूंढ कर निकालना होगा। उपाय हम लोग भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आप लोग इससे बचकर भाग नहीं सकते। नहीं, क्योंकि अग्नि तो सर्वग्रास है। इसके बढ़ने से इसकी आंच आप लोगों तक पहुंचेगी, या फिर सब कुछ ऐसा ही चलता है। और आप हम नौजवानों से ये उम्मीद करते रहेंगे कि हम भी आपके हिसाब के खाते को दुरुस्त करते हुए शिशु से किशोर और किशोर से जवान बनेंगे। वाह, बहुत ठीक है। आज तो हम लोग यही खत बचल, लेकिन हाँ, एक खतरनाक और निर्णायक लड़ाई बाकी है। रंजन मरा है अपनी गलती से। 20 साल की उम्र की तेज लेके आया था अपने अपराध भाई को बचाने के लिए, खुद मारा गया। लेकिन रंजन तो था किसी दूसरे पार्टी के कैडर, तो फिर उसकी लाश पे किस पार्टी का अधिकार होगा? अरे कौन सी पार्टी निकालेगी उसकी लाश के साथ शोक झूठ विसर्जन का बाजा बजाते हुए? देखिए, बाजा बजने भी लगा, लेकिन जिस किसी पार्टी ने इसकी लाश का ठेका लिया हो ना, उस जुलूस में नाचने के
से बुलाए जाएंगे हमारे इधर से आरुणी एकला और अभिमन्यु को और उस पार्टी के लोग भी हमसे ये उम्मीद करेंगे कि उनके हिसाब से खाते को दुरुस्त करते हुए शिशु से किशोर और किशोर से जवान बने।